तो हमारा आज का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। ओके, तो देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं अच्छे से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यही बेस है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और इसी का यूज होता है आगे प्रोबेबिलिटी में भी। तो हम दो कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। वन इज एडिशन एंड अदर वन इज मल्टीप्लिकेशन। पीछे जो सेट थ्योरी पढ़ी थी पिछली क्लास में, वेन डायग्राम्स वगैरह, उसमें हमने एडिशन कहा था। एडिशन किससे शो हो रहा था? जैसे ए यूनियन बी, दिस इज एडिशन, कि आइदर ए और बी। तो जब भी और आएगा कहीं पर, चाहे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है या प्रोबेबिलिटी का, तो और का मतलब होगा ए यूनियन बी को कर रहा होगा, यानी एडिशन। तो हमें मेंटली एकदम सोच लेना, और का मीन्स है एडिशन। तो हम उसमें करते हैं प्लस। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी एंड। एंड जब भी लगा होगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यानी ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन वाली चीज या बोथ को। सेट्स में हमने देखा था ए इंटरसेक्शन बी, तो एंड जब भी लगा होगा तो वी विल डू मल्टीप्लाई, और लगा होगा तो वी विल डू एडिशन। ये याद रहेगा, ये चीज तो सिंपल है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यस सर। अब देखो किस तरीके के होते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम। कि एक स्टूडेंट है, a student has to select a letter either from vowel और consonant। उसके पास दो चॉइस हैं, या तो वो वॉवेल्स से सेलेक्ट कर सकता है, either from vowels और from consonants। in how many ways he can select it? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये इस तरीके से आएगा, in how many ways student can select the letter। तो जो भी क्वेश्चन है वो अलग बात है, हमें जो हिंट कैच करना है वो है, देखो यहाँ पर क्या लगा है, और आइदर वोवेल और फ्रॉम कॉन्सोनेंट। यानी यहाँ पर हमें क्या करना होगा? एडिशन। एक लेटर सेलेक्ट करना है, वन लेटर, अ लेटर मीन्स वन लेटर सेलेक्ट करना है फ्रॉम वोवेल्स। वोवेल्स कितने होते हैं? 5 सर। 5। और कॉन्सोनेंट्स 21। 21। तो अगर वो वोवेल सेलेक्ट करता है तो कितने वेज से सेलेक्ट कर सकता है वोवेल? 5 वेज सर। 5 वेज से। वो 5 वोवेल है, ए ई आई ओ यू, या तो वो ए सेलेक्ट कर सकता है, या ई या आई या ओ या यू, तो 5 वेज। अब देखो और है तो वी विल यूज प्लस। कॉन्सोनेंट कितने वेज से सेलेक्ट कर सकता है? 21। 21। तो टोटल वेज कितने आ गए उसके पास? 26 वेज। अब इसी में अगर मैं कह देता, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये होता कि सेलेक्ट करना है ईच लेटर फ्रॉम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। यानी इस बार एक वॉवेल, एक लेटर वॉवेल से लेना है और एक कॉन्सोनेंट से। इस बार ये चेंज हो गया, पार्ट सेकंड हो गया। ये तो वन था, ये सेकंड हो गया कि वॉवेल भी होना चाहिए और कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। तो अब कितने वेज होंगे उसके पास? हाउ मेनी वेज टू डू इट? 105 मल्टीप्लाई। गुड, गुड, यस। अब की बार एंड लगा हुआ है बीच में, तो वॉवेल से सेलेक्ट करने का, एक लेटर लेना है वॉवेल से, तो वही वेज होंगे 5। कॉन्सोनेंट से एक लेटर सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज है 21।
लेकिन बीच में क्या है, एंड, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो आंसर हो जाएगा, कितने वेज हैं, 105। यानी देखो इस तरीके से हो जाएगा, अगर थोड़ा डिटेल से समझ लें कि 5 वॉवेल थे उसके पास, तो अगर उसने ए सेलेक्ट किया तो ए के साथ कितने सेलेक्ट कर सकता है कॉन्सोनेंट, 21। ठीक है, देखो इसका ब्रेकअप थोड़ा समझ लो। देखो हमने फार्मूला तो लगा दिया, हमने एक्चुअल में करा क्या, हम ये कह सकते हैं कि ए एंड 21 कॉन्सोनेंट और ई एंड 21 कॉन्सोनेंट और आई एंड 21 कॉन्सोनेंट। देखो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करेगा अगर तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या तरीका होगा। देखो 5 वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। अगर मैं ए ले लूं तो ए के साथ मैं 21 कॉन्सोनेंट में से कोई सा भी ले सकता हूं। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे उसे, ए एंड 21 सी। ए एंड मतलब और, ए के साथ क्या होगा, 21 कॉन्सोनेंट में से कोई भी होगा। और या फिर क्या होगा, मैंने ई सेलेक्ट किया वॉवेल में से और ई के साथ 21 कॉन्सोनेंट में से कोई सा ले लिया, या फिर आई के साथ 21 में से कोई सा ले लिया। यही तो हुआ ना प्रोसीजर सिलेक्शन का। अब देखो यहाँ एंड है, तो ए सेलेक्ट करने का तो 1 वे है, 21 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के 21 वेज है, बीच में एंड लगा है दिस, और हो जाएगा प्लस 1 इंटू 21 प्लस 1 इंटू 21। ऐसे हम कितनी बार करेंगे, 5 टाइम्स। तो आंसर आ गया हमारे पास 5 इंटू 21, 105। तो मेंटली आप इस अप्रोच से भी कर सकते हो, और आप डायरेक्ट अगर फार्मूला सोच सकते हो तो डायरेक्ट, बहुत बढ़िया बात है, टाइम बचेगा हमारा। अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो हम सिचुएशन को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे कि अच्छा ये वाला सिचुएशन है, इसके साथ क्या क्या होगा, या और अल्टरनेट क्या हो सकता है उसका, और उसका अल्टरनेट। तो मेन समझने वाली चीज क्या है कि एंड आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और आएगा तो प्लस करेंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो या प्रोबेबिलिटी हो, उसको इस तरीके से ब्रेक हम कर सकते हैं, एंड और लगाकर। ये समझ गए एंड और कैसे लिखा? यस सर। गुड। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर एंड और अच्छे से समझ लो तो परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। 60-70% तो एंड और पर ही बेस्ड होते हैं। सर कभी कभी तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि परमुटेशन है या प्रोबेबिलिटी, मतलब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होता है कंफ्यूजन, अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे नहीं आए, अभी हम बेसिक सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हैं बस अभी तक। क्लियर? यस सर। देखो ये दिया, इफ अ डाई इज कास्ट, डाई को हमने कास्ट किया, एंड ध्यान देना, एंड देन अ कॉइन इज टॉस्ड। एक डाई को भी कास्ट किया है और कॉइन को भी टॉस किया है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितने आउटकम हो सकते हैं, सिर्फ नंबर बताना है हमें, आउटकम्स नहीं बताना। तो देखो डाइस कास्ट और बीच में क्या लिखा है, एंड। 12। गुड। आउटकम्स ऑफ डाइस कास्ट, डाई के आउटकम्स कितने होंगे, 6। 6। एंड नाउ आउटकम्स ऑफ कॉइन कितने होंगे, 2। 2। बीच में क्या लगा था, देखो एंड।
एंड का मतलब हो जाएगा 6 into 2। यानी हमारे पास आउटकम्स होंगे 12 नंबर ऑफ आउटकम्स। अब अगर आउटकम बनाना चाहें हम तो क्या हो सकते हैं? फिर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? नो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अब आ रही है आवाज? जी सर। अब आई? फिर से स्लो हो गई। ओके, अब आ रही है आवाज? जी सर। देखो, अगर डाई के आउटकम्स बनाने हो तो डाई के आउटकम्स क्या होते हैं? या तो 1 आ सकता है या 2 3 4 5 6। क्वाइन के आउटकम्स कितने हो सकते हैं? क्वाइन के आउटकम्स क्या होते हैं? हेड और टेल। हेड और टेल। अब दोनों को एक साथ जब हम मिलाएंगे तो कितने आउटकम्स है? 12। तो क्या आउटकम बनेगा? 6 into 2 12। देखो, डाई पे अगर 1 आया तो 1 के साथ हेड आ सकता है और 1 के साथ टेल आ सकता है। 10 yes। ऐसी 2 के साथ हेड और टेल, 3 के साथ हेड और टेल, 4 के साथ हेड और टेल, 5 के साथ हेड और टेल और 6 के साथ हेड और टेल। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी 12 आउटकम्स। ठीक है। हेलो हेलो। यस सर। विजिबल है स्क्रीन? यस सर, पर वॉइस बहुत धीरे है आपकी। हल्की आ रही है आवाज? सर सही आ रही। सही आ रही सही सर। ठीक है, चलो। तो ये हम समझ गए कि देखो, नंबर ऑफ आउटकम्स हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगर हमें ये समझ में नहीं आया एंड की मल्टीप्लाई कैसे करें, तो फिर अपने सिंपल लॉजिक से, अच्छा ये डाई ये कॉइन, जब डाई और कॉइन एक साथ फेंक रहे हैं तो ये आउटकम बन सकते हैं। तो ये हमारे 12 आउटकम्स हो गए। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, एक मैन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको मान लो दिल्ली से जाना है मुंबई, और फिर मुंबई से वापस आना है दिल्ली। अब उसके पास 6 ट्रेन मान लो अवेलेबल हैं, 6 ट्रेन अवेलेबल हैं दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, और यही ट्रेन रिटर्न भी आती है। यानी उसके पास चॉइस है कि 6 ट्रेन से वो वापस मुंबई से फिर दिल्ली आ जाए। ठीक है, सिंपल है।
दिल्ली से मुंबई के बीच 6 ट्रेन अवेलेबल हैं जाने के लिए, और यही 6 ट्रेन क्या है, रिटर्न भी आती हैं, वापस भी आती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पार्ट में, इन हाउ मैनी वेज he can go from Delhi to Mumbai and return from any train। किसी भी ट्रेन से वो वापस आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक। तो कितने वेज में ये कर सकता है? तो देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, दो पार्ट है इसके। पहले तो उसे जाना है दिल्ली से मुंबई, और फिर उसे रिटर्न आना है वापस, मुंबई टू दिल्ली। तो जाने के कितने ऑप्शन है उसके पास? 6। तो दिल्ली टू मुंबई जाने के उसके पास है 6 ऑप्शन, यानी 6 वेज से वो जा सकता है। मुंबई टू दिल्ली कितने वेज से वापस आ सकता है? 6 ट्रेन। अगेन फिर से 6 ट्रेन है, तो 6 वेज है। तो आंसर क्या होगा, 12 होगा या 36 होगा? 36 एंड लगा। गुड। तो हमें कैच करना था, देखो यहाँ पर वर्ड क्या है, एंड। तो एंड मीन्स मतलब 6 × 6 इज 36 वेज। तो वो 36 वेज से प्लान कर सकता है कि किसी एक ट्रेन से वो दिल्ली से मुंबई जाए, और फिर रिटर्न में वो किसी और ट्रेन या उस ट्रेन से या किसी भी ट्रेन से वापस आ सकता है। तो देखो ये मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ट्रेन नंबर 1 से वो गया जाने के लिए, मान लो ट्रेन नंबर 1 से गया वो, अब रिटर्न के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है? 6। तो 1 से रिटर्न भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, और 6 से भी हो सकता है। तो या तो वो ट्रेन नंबर 1 से जाएगा, या फिर क्या होगा, और वो किससे जाएगा, ट्रेन नंबर 2 से, और फिर से रिटर्न होने के उसके पास कितने ऑप्शन होंगे? 6। तो यहाँ भी उसे 6 वेज मिल रहा है, ये भी 6 मिल रहा है, और की वजह से आएगा प्लस। तो हम इस 6 को 6 बार प्लस कर रहे हैं। आंसर विल बी 36। तो हम क्वेश्चन को ऐसे मेंटली भी समझ सकते थे कि मान लो ट्रेन 1 से गया, रिटर्न आने के लिए उसके पास 6 ऑप्शन है, 3 4 5 6। या फिर वो किससे जाएगा, ट्रेन नंबर 2 से। दोनों से तो नहीं जा सकता ना, एक ही से जाएगा, या तो 1 से जाएगा, और 2 से, और 3 से, और 4 से। तो सबके साथ उसके पास कितने ऑप्शन है? 6 6 6। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 36। अच्छा, इसी में अगर थोड़ा सा चेंज कर देते कि जा तो वो किसी भी ट्रेन से सकता है दिल्ली टू मुंबई, लेकिन जिस ट्रेन से गया उससे रिटर्न नहीं कर सकता, बट कांट रिटर्न फ्रॉम सेम ट्रेन। अब कितने वेज हो जाएंगे उससे? 30 से 30। जाने के लिए 6 रहेंगे, रिटर्न के लिए एक कम हो जाएगा, जिस ट्रेन से भी वो जाएगा उसका ऑप्शन कम हो जाएगा, तो उसके पास सिर्फ 5 बचेंगे। तो टोटल वेज हो जाएंगे 30। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 4 persons enter the lift at ground floor। ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने एंटर किया लिफ्ट में। ईच ऑफ देम, देखो थोड़ी लैंग्वेज पे ही ध्यान रखना, लैंग्वेज ही समझनी होती है, अगर आपने लैंग्वेज समझ लिया तो फिर उसे ब्रेकअप कर सकते हो। ईच ऑफ देम कैन लीव द केबिन एट एनी फ्लोर, यानी लिफ्ट वो किसी भी फ्लोर पे कोई भी जा सकता है, लिफ्ट से बाहर जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेज, वही टोटल नंबर ऑफ वेज in which
each of the four persons can leave the cabin at different floors. जरा क्वेश्चन समझो और फिर बताओ क्या आंसर होगा। चार पर्सन है। अच्छा, मैंने ये तुम्हें बताया ही नहीं कि किस फ्लोर तक लिफ्ट है। 5 फ्लोर तक है एक्सेप्ट ग्राउंड के अलावा उसमें कितने फ्लोर हैं? 5। यानी लिफ्ट इस तरीके से है, समझ लो कि ये सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ और टॉप फिफ्थ फ्लोर है फिफ्थ। इसमें से कितने आए? 4 पर्सन आए इसके अंदर। अब इस बात के कितने वेज हैं कि हर पर्सन क्या हो, अलग अलग फ्लोर पे उतरे। देखो अभी इस तरीके क्वेश्चन को हम ऐसे ब्रेक करते हैं। हमारे पास 4 पर्सन है, मान लो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। 120 कितना? 100? 120 120 आंसर है। हम इसको देखो मेंटली ऐसे सोच लेते हैं। आपको जो क्वेश्चन करने होंगे ना, अभी इसी तरीके से सोचना होगा। हम देखेंगे कि ये मान लो फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, जहां पर उतर रहे हैं वो ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, ये फिफ्थ फ्लोर है। पर्सन नंबर 1 आया, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के पास कितनी चॉइस है? 5 5। फर्स्ट पर्सन इन 5 में से किसी में भी जा सकता है, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट पर्सन के पास चॉइस थी 5। सेकंड पर्सन के पास कितनी होंगी? 4 4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंट फ्लोर। मान लो फर्स्ट पर्सन चला गया सेकंड फ्लोर पर, तो अब सेकंड पे और कोई नहीं जा सकता। तो जब सेकंड पर्सन आएगा तो उसके पास चॉइस बची 4। थर्ड पर्सन के पास कितनी बचेंगी? ऐसे 3। 3 फोर्थ पर्सन के पास बचेंगी 2। 4 ही पर्सन थे हमारे। अब इसमें एंड लगेगा या और मल्टीप्लाई एंड होगा या प्लस? एंड। एंड हमारे पास एंड लगेगा। गुड। मल्टीप्लाई। हमारे पास सिचुएशन ये है, फर्स्ट पर्सन ऑन, मतलब फर्स्ट पर्सन के पास 5 वेज एंड सेकंड पर्सन के पास दिस एंड यानी इसको हमें करना है मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20, 3 जा 60 इज 120 वेज। 120। तो कितने वेज में ये करा जा सकता है? 120 वेज में। ये तो मान लो पार्ट 1 था, डिफरेंट फ्लोर। पार्ट 2 में हमने ये कंडीशन हटा दी कि ईच पर्सन कैन एग्जिट एट एनी फ्लोर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कितने वेज पॉसिबल है? 625 गुड। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के पास 5 वेज, लेकिन जब सेकंड आएगा सेकंड के पास भी कितने वेज होंगे? 5। 5 में से किसी भी फ्लोर को उतर सकता है ना। अब हमने रेस्ट्रिक्शन हटा दी। अब क्वेश्चन है एट एनी फ्लोर। फर्स्ट पार्ट में था हर पर्सन को कहाँ जाना है? डिफरेंट फ्लोर पर। तो चारों के पास 5 वेज के थे, तो ये हो गया 25 इंटू 25 625। तो यानी कितने वेज से ये पर्सन उतर सकते हैं? 625। तो देखो एक रेस्ट्रिक्शन लगाने से कितने रिड्यूस हो गए? 625 वेज थे। अगर कोई भी हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि हर एक पर्सन किसी भी फ्लोर पर उतर सकता है, हमने कह दिया नहीं डिफरेंट पे उतरने चाहिए, तो 625 से कितने रह गए? सिर्फ 120। चलो गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्लियर हो जाएगा अब तुम्हें एंड और के चक्कर। एक एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें 10 क्वेश्चंस तो हैं इंग्लिश के, 15 क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के, और 20 क्वेश्चन है मैथ्स के। किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी वेज
स्टूडेंट कैन सेलेक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेज मतलब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन select one question from each section। उसे हर एक सेक्शन में से, 3 सेक्शन है, उसमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना। तो यानी क्या करना है उसे, 1 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, एंड आएगा या और आएगा यहाँ पर? और से 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, एंड एंड आएगा मल्टीप्लाई। 1 क्वेश्चन फ्रॉम जीके जीएस एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स। इस तरीके से आप ब्रेक कर लोगे ना तो अब तुम्हें आसान होगा। 1 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश को सेलेक्ट करने के कितने चॉइस हैं उसके पास? एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कितने में से, आउट ऑफ 10। तो चॉइसेस कितनी है उसके पास? 10। कितने नंबर ऑफ वेज से ये कर सकता है वो? 10 से। इनटू 1 क्वेश्चन फ्रॉम जीके जीएस, जीके जीएस से करने के कितने थे? 15 एंड मीन्स मल्टीप्लाई 1 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, मैथ्स 3000 20,000 आएंगे। यस टोटल वेज हो गए 15 इंटू 20 3,000। 300 एंड इंटू 10 3000। यानी उसके पास कितनी चॉइस अवेलेबल है ये चीज करने की? 3000 वेज के मतलब 3000 अलग अलग सेट बन सकते हैं कि एक क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, एक जीके जीएस का होगा और एक मैथ्स का होगा। लग रहा है बड़ा नंबर या होंगे इतने 3000? सही है हमारा आंसर? मतलब मेंटली सोच सकते हो कि अगर एक टेस्ट है उसमें मान लो कितने क्वेश्चन है, 30 और 45 क्वेश्चन है, इस तरीके से 3 सेक्शन में डिवाइड है और उसको चॉइस दी गई कि तुम्हें हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो कितने हमारे ऑप्शन बन सकते हैं? 3000। अब देखो इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो नॉर्मली पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं तुम्हारे डिजिट्स या नंबर्स पे क्वेश्चन। फोर डिजिट नंबर बनाना है हमें, 4 डिजिट नंबर्स, और डिजिट्स हमें दे रखी हैं 3, 5, 7 एंड 9। यानी इन 4 डिजिट्स को यूज करके हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। 2 कंडीशन है, एक में है रिपीटिशन अलाउड और एक पार्ट में है रिपीटिशन नॉट अलाउड। ये मतलब उस तरीके का हो गया जो लिफ्ट वाला क्वेश्चन किया था। रिपीटिशन का मतलब है कि कोई भी कहीं भी उतर सकता है किसी भी फ्लोर पे, और रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब था कि नहीं, डिफरेंट अलग अलग फ्लोर पे जाने चाहिए। तो फाइंड करना था, फाइंड हाउ मेनी वेज या हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं इन 4 डिजिट को यूज करके? तो रिपीटेशन अलाउड होगा तो 256 गुड, और रिपीटेशन नॉट अलाउड तो 24। वेरी गुड, गुड, दोनों आंसर बिल्कुल सही। तो हमें क्या करना है इसे मेंटली, जैसे हमने बॉक्स फिल किए थे वैसे ही करनी है। 4 डिजिट नंबर है तो ये 4 डिजिट्स होंगे, ये मान लो यूनिट वाला प्लेस हो गया, ये 10, ये 100, ये 1000। तो यूनिट वाले पर कितनी चॉइस है? 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 4। अब देखो रिपीटिशन अलाउड, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर मान लो डिजिट 3 यूज कर लिया
तो अभी भी मेरे पास फ्री कि मैं 10 के लिए भी 3 यूज कर सकता हूँ, यानी अगेन मेरे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 4 4 4। तो आंसर विल बी 16 into 16, 16 square is 256. Same question, repetition not allowed. अब क्या होगा, यूनिट डिजिट के लिए तो देखो मेरे पास 4 चॉइस है, 4 में से कोई सा भी ले सकता हूँ, लेकिन जब मैं 10 के लिए करूंगा तो देखो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर मान लो 3 यूज कर लिया यूनिट डिजिट के लिए, तो अब मेरे पास 3 वाली चॉइस नहीं रहेगी, अब मेरे पास इन 3 में से चॉइस होगी। तो कितने प्लेस हो जाएगा, 3। मान लो यहाँ पर मैंने 5 यूज कर लिया, तो अब वो 5 भी कट जाएगा, अब सिर्फ कितनी चॉइस बची, 2, और इसमें सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 24 वेज। कितने वेज में कर सकते हैं हम ऐसा, 24। क्लियर, ये बिल्कुल वैसे ही लिफ्ट वाले से ही आप कंपैरिजन कर लो। अच्छा, इसी में मान लो एक कंडीशन ये आ गई कि रिपीटिशन नॉट अलाउड एंड 3 इज ऑलवेज एट यूनिट प्लेस, कि जो भी हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है उसमें 3 क्या रहेगा, हमेशा कहाँ रहेगा, यूनिट प्लेस। अब कितने ऐसे नंबर पॉसिबल है, देखो हमारे पास डिजिट क्या थी, 3579 डिजिट्स है हमारे पास, 3579, और हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर, 6 1 यूनिट 10 100 1000। अब देखो 3 तो फिक्स हो गया यूनिट प्लेस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमारे पास कितनी चॉइस बची यूनिट प्लेस को फिल करने की, एक चॉइस, सिर्फ 3 से ही फिल होगा और किसी से फिल नहीं होगा। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो 10 प्लेस के लिए कितनी चॉइस बची भाई, 3 तो गया, 3 चॉइस, 3 चॉइसेस बची, गुड। अब 100 के लिए कितनी बचेंगी, 2 2, क्योंकि 1 रिपीटिशन अलाउड हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 6। यानी ऐसे सिर्फ 6 4 डिजिट नंबर ऐसे बन सकते हैं जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, और 3 हमेशा कहाँ आएगा, यूनिट प्लेस पर। चलो एक और करो जल्दी से, डिजिट्स वाला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, हमें वही बताने हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स हमें दे रखी हैं इस बार, 0 भी है, थोड़ा ध्यान रखना, 2 3 5 8 9, वही है फर्स्ट में, रिपीटिशन अलाउड, सेकंड पार्ट में रिपीटिशन नॉट अलाउड। सर 125 जब रिपीटेशन अलाउड है एंड 60 व्हेन नॉट अलाउड। मैं देख लेता हूँ क्या है, 300 आ रहा है इनका तो आंसर, और फर्स्ट केस में तो 1080। तो जो देख लेते हैं, देखो 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो तुम्हें बॉक्स रखना है ये 1 2 3 4,
डिजिट्स हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स है, ठीक है। अब देखो इसमें एक जीरो लगा हुआ है, जीरो कभी भी क्या होगा, इस वाले प्लेस पे नहीं आएगा, जीरो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो आ गया तो फिर ये 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, ये तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो इस बार हम इस साइड से फिल करना शुरू करेंगे, हम पहले 1000 फिल करेंगे, फिर 100, फिर 10 और फिर यूनिट। 1000 के लिए कितनी चॉइसेस है, 1000 में ये जीरो नहीं आएगा, कितनी चॉइस बचेगी, वेरी गुड। 100 के लिए कितनी बचेंगी, हम पार्ट 1 कर रहा है, रिपीटिशन अलाउड है, 6 के 6 में से कोई भी आ सकता है, 10 प्लेस पर भी 6 में से 6 कोई भी आ सकता है, और यूनिट में 6। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 36, 36 3 जा 108, यस 108। कितने नंबर बन सकते हैं, ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में बताओ जरा मुझे क्या आएगा। फिर से हम बॉक्स बनाएंगे इसी तरीके से, 1 2 3 4, अगेन हम इसी हैंड से फिल करना शुरू करेंगे इस बार। पिछले क्वेश्चन में भी इधर से कर सकते थे, तो इधर से आदत डाल लो, वो ज्यादा सही है, क्योंकि अगर जीरो का भी कभी प्रॉब्लम हुई तो यहाँ से ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो 300। तो 1000 में कितनी चॉइस है, जीरो तो नहीं आ सकता, अगेन 5 चॉइस। 100 में कितनी आएंगी, 6 चॉइस। रिपीटिशन नॉट अलाउड, 5 चॉइस। सेकंड। देखो वैसे तो टोटल 6 थी, लेकिन 6 में से एक इस 1000 प्लेस पे यूज हो गई होगी, वो अब यहाँ नहीं हो सकती, तो 5। 10 पर कितनी हो जाएंगी, 4। और यूनिट पर, 3। तो 5 4 जा 20, 3 जा 65, 300 नंबर। तो कितने नंबर हो सकते हैं इस तरीके के, 300। चलो बस एक और कर लो, फिर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। ये देखो ये सारे क्वेश्चन परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन से भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, हम सीधे अपने कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। इस बार कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद डिजिट्स। देखो इस बार नंबर्स का ही नहीं बताया कि 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट, कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स विद द डिजिट्स 2 4 6 एंड 8 विदाउट रिपीटिशन। इस बार तुम्हें ये नहीं बताया कि 1 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, यानी हाउ मैनी नंबर्स में वो सारे आ जाएंगे, तो तुम्हें अलग अलग निकालना पड़ेगा। 1 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, ये 4 डिजिट, 4 बन सकते हैं, या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर कितने हो सकते हैं, 2। यहाँ पर चॉइस कितनी है चेक करने के लिए, 16। 4। यहाँ पर कितनी होगी विदाउट रिपीटिशन, 3। यानी कितने नंबर्स हो जाएंगे, 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, पहले के लिए चॉइस कितनी होगी 4, सेकंड वाले के लिए कितनी हो जाएगी चॉइस, 3। और इसके लिए 24। अब 4 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, पहले के लिए 4,
फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये भी कितना आ जाएगा 20। आंसर विल बी इनका सम, चारों का सम। इतने नंबर हो सकते हैं, 16 + 24 40 एंड +2 64 नंबर्स। यानी टोटल कितने नंबर बन सकते हैं इन चारों डिजिट को यूज करके विदाउट रिपीटिशन में? 64। क्लियर? देखो यहाँ हमने इसके बाद प्लस किया है, तो प्लस का मतलब हमने सिचुएशन ऐसे लिखी होगी, नंबर कैन बी 1 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट। तो 1 वाले वेज प्लस और है, तो 2 वाले वेज प्लस, 3 वाले प्लस 4। ये आंसर आया 64। अब देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हम फार्मूला समझते हैं, उससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल्स। किसी को आइडिया है ये फैक्टोरियल क्या होता है? इसका साइन ऐसे होता है एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह, जैसे 5 फैक्टोरियल। अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका क्या मतलब है? तो मतलब 5 × 4 फिर 5 × 3, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब 1 5 तक इंटू जाते हैं 5, लास्ट। यस सर। लाइक दिस। यस। यानी जो भी नंबर लिखा होता है, अगर n फैक्टोरियल है, इसका मतलब होता है n इंटू एक नंबर कम करो, उसके मल्टीप्लाई करो, फिर एक और नंबर कम करो, कहाँ तक जाना है? जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। सो 5 4 3 2 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 4 = 20, 3 = 60, 2 = 120। यानी 5 फैक्टोरियल अगर लिखा है, इसका मतलब क्या है? 120। सिंपल, बस 1 1 कम करके मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि लास्ट 1 नहीं आ जाए। तो फैक्टोरियल जो भी डिफाइंड होगा, फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर होगा एक तो, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ उसमें हम -1 करते रहे तो वो फिर इनफाइनाइटली कंटिन्यू रहेगा। पॉजिटिव नंबर्स, और एक एक्सेप्शनल केस होता है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज 1। ये याद रख लेना अगर इन केस कहीं आ जाए। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 1 फैक्टोरियल भी कितना होगा? 1। 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 2 इंटू। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू। 6। तो ये फैक्टोरियल की हमें अभी जरूरत पड़ेगी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फार्मूले में। ठीक, अब हम आते हैं व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 60 to 70% क्वेश्चन आप जो पीछे एडिशन और लॉजिक था उससे ब्रेक अगर कर सकते हो तो वैसे भी हो जाते हैं सॉल्व। पर डायरेक्ट फार्मूला ये है कि आपको जल्दी आंसर दे देता है, लेकिन हम वैसे भी कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। तो देखो परम्यूटेशन, अब जरा समझ लो कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट। ये एक्चुअल में क्या होता है? अरेंजमेंट। तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर देयर, ये देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से तुम्हें हिंट मिल जाएगा। अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन, या हाउ मैनी हम कह सकते हैं ways it can be arranged like this। यानी ये वर्ड आ रहा होगा अरेंज, अरेंजमेंट, तो वो परम्यूटेशन होता है। कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, ये सिलेक्शन होता है। तो इसमें होगा हाउ मैनी selections are possible like this, या in how many ways it can be selected, या फिर डायरेक्ट ही हो सकता है कि हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। इसमें हो सकता है डायरेक्ट हाउ मैनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल।
तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाते हैं क्वेश्चन में, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये मिल गया तो अगर डायरेक्ट परम्यूटेशन पूछा तो समझ में आ ही रहा है। अगर अरेंजमेंट्स पूछे तब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, परम्यूटेशन की। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज्ड यानी परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन, हाउ मेनी वेज इट कैन बी सेलेक्टेड या हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, तो हम क्या निकालेंगे, कॉम्बिनेशन। तो ये एक हिंट है, अगर वर्क कर जाता है तो बहुत अच्छा है, वरना फिर हमें आगे और समझना पड़ेगा कि परम्यूट अरेंजमेंट पूछ रहा है या सिलेक्शन पूछ रहा है। इसे देखो समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर 3 लेटर्स मेरे पास है ए बी सी, इनके मैं अगर अरेंजमेंट बनाऊं, टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, तो देखो पहला क्या हो सकता है, ए बी, ए और बी एक साथ ले लिया मैंने। फिर क्या बन सकता है, बी और सी। फिर क्या बन सकता है, सी और ए। लेकिन ए बी में बी ए भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है और ए सी भी हो सकता है। तो 3 लेटर्स में से 2 लेटर एट अ टाइम मैंने लिए, तो कितने अरेंजमेंट बने, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, 6। तो अरेंजमेंट है यानी हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल, कितनी परम्यूटेशन हो गई, 6। क्लियर, ये समझ में आया, 2 एट अ टाइम लेके बनाए अरेंजमेंट। यस सर। अब मान लो ए बी सी की जगह तुम्हारे 3 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, ठीक है। इन 3 में से तुम्हें 2 फ्रेंड्स को क्या करना है, पार्टी पे बुलाना है। तुम्हारे 2 फ्रेंड्स हैं, तुमने कहा कि मैं इन 3 में से 2 फ्रेंड्स को पार्टी पे बुला रही हूँ, तो कितने पॉसिबल हैं, देखो आंसर कितने पॉसिबल है। या तो तुम बुलाओगे किसे, ए और बी को, या फिर बी और सी को, या लास्ट क्या होगा, किसे बुलाएंगे पार्टी में, सी और ए। सी और ए। अब कितने आए आंसर, 3। देखो यहाँ पर बी और बी दोनों क्या है, सेम पर्सन है। सेम चीज है, डिफरेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर थे, देखो यहाँ ए बी और बी ए अलग अरेंजमेंट था, यहाँ पर बी ए और ए बी अलग अलग अरेंजमेंट नहीं है, दोनों एक ही बात है। या तो हम पार्टी में बी और ए को बुला रहे हैं या फिर पार्टी में ए और बी को बुला रहे हैं, एक ही तो बात है। ये जो ब्लू से मैंने लिखा है, दिस इज कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने का सबसे चीज होती है ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर मतलब आगे पीछे मूव करूं, जैसे ए बी था और बी ए था, अगर ये डिफरेंट है यानी ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज परम्यूटेशन। अगर उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ए बी और बी ए दोनों मेरे लिए सेम है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो क्वेश्चन है किसका, कॉम्बिनेशन का। ये हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, अगर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से अंदाजा नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता चल गया, अरेंजमेंट दे रखा था, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज्ड, या हाउ मेनी परम्यूटेशन आर पॉसिबल, या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी सेलेक्टेड, या हाउ मेनी सेलेक्शंस आर पॉसिबल, या हाउ मेनी कॉम्बिनेशन विल बी देयर, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया। अगर नहीं पता चल पा रहा तो फिर एक ही चीज डिफरेंशिएट कर पाती है, वो है ऑर्डर या सीक्वेंस उनका। अगर इंपॉर्टेंट है, ए बी और बी ए अलग अलग हैं, देन इट इज अ केस ऑफ परम्यूटेशन। और ए बी बी ए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इट इज अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन। और परम्यूटेशन हमेशा क्या होंगे, कॉम्बिनेशन से ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ देखो सेम सिचुएशन में 6 आए और यहाँ पर सेम सिचुएशन में 3 आए।
तो ये बेसिक थ्योरी याद रहेगी, व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। यस सर। गुड। अब आते हैं हम फार्मूले पर कि परम्यूटेशन है तो क्या फार्मूला होगा। हम रिप्रेजेंट करते हैं देखो ऐसे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर n things taken r at a time। परम्यूटेशन का फार्मूला इस तरीके से लिखा जाता है, देखो n p r, और इसकी वैल्यू इक्वल टू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अभी यही समझ लेते हैं, n थिंग्स जैसे हमारे पास 3 लेटर्स थे a b c, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 लेटर्स हैं a b c, तो n की वैल्यू 3। टेकन r एट अ टाइम, कितने लिए थे हमने 2 एट अ टाइम लिए थे, तो r की वैल्यू हो गई 2। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा 3p2, दिस विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो आंसर क्या आ गया देखो 6। यानी अब हमें इसमें हमें अरेंजमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ए बी सी के हम अरेंजमेंट देखते हैं कि एक ए बी बना, एक बी ए बना, बी सी बना, सी बी बना, सी ए बना और ए सी बना। ये 6 आए थे, ये हमें डायरेक्ट देखो फार्मूले से मिल गए 3p2, यानी 3 थिंग्स है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इज 3, और उसमें से अरेंजमेंट बनाना हमें टेकन 2 एट अ टाइम, सो आंसर विल बी 6। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, एक ही साथ लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन फ्रॉम n थिंग्स, फिर से n थिंग्स है, टेकन r एट अ टाइम, r उसमें से ले रहे हैं, तो फार्मूला होगा n सी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ हम फार्मूला ध्यान से देखें तो ये क्या है एक्चुअल में, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो हो जाएगा n p r, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं r फैक्टोरियल से। तो NCR जो होगा वो हमेशा क्या होगा, परम्यूटेशन जितने होंगे उसको किसी नंबर से डिवाइड किया गया होगा, यानी हमेशा कम होंगे। तो कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज लेस देन परम्यूटेशन। ये मैंने समझाने के लिए बताया, वरना तुम्हें यही फार्मूला याद रखना है कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। और वही 3 थिंग्स कि तुम्हारे 3 फ्रेंड हैं ए बी सी, उसमें से तुम्हें कितने सेलेक्ट करने, 2 को सेलेक्ट करना है पार्टी के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 3C2, यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल डिवीजन में और 1 फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी 3 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल विल बी 2 इंटू 1 एंड 1 फैक्टोरियल 1। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 3। 3। यानी कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 3। तो ये देखो डायरेक्ट फार्मूला है, इसे हम यूज कर सकते हैं तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्लियर, तो ये याद रहेंगे परम्यूटेशन। आपने जो अभी बोला वो ऑर्डर इम्पोर्टेंट है और नहीं है, तो ऑर्डर किस में इम्पोर्टेंट है, परमुटेशन में या कॉम्बिनेशन में? परम्यूटेशन में, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे तुमने फ्रेंड को बुलाया पार्टी के लिए, तो पहले ए आ जाए और फिर बी आ जाए, या फिर पहले बी आ जाए या ए आ जाए, तुम्हारे लिए ये मैटर नहीं है ना। तुमने तो भाई 2 लोगों को बुलाना था, वो दोनों आ गए, तो ए बी हो या बी ए हो, ये दोनों तुम्हारे लिए सेम है। यानी ऑर्डर
नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब मैंने ए बी सी में अरेंजमेंट किए थे तो ए बी इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट और बी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो जैसे सेम चीज नंबर ऑफ वैल्यूज बढ़ा रही है ना, जब ऑर्डर फर्क हो गया तो परम्यूटेशन हमेशा ज्यादा होते हैं, कॉम्बिनेशन हमेशा कम होते हैं। चलो जी नेक्स्ट पर आते हैं फिर हम। तो ये हमारे थे। अब देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो अभी डिजिट्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं और जैसे हमने लॉजिक बना के कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूंगा कि जो लॉजिक है उसी के हिसाब से चलें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कंफ्यूजन होने लगता है कि कब कौन सा लॉजिक, कब कौन सा फार्मूला लगेगा। ये दे रखा है, मान लो तुम्हें 6 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कितने बनेंगे, हाउ मैनी 6 digit telephone numbers can be constructed with digits। digits तुम्हें दे रखी हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10, ओ सॉरी 10 नहीं है 9, 10 डिजिट दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे तुम्हें कंबाइन करके क्या बनाना है, 6 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। लेकिन एक उसने कंडीशन लगा रखी, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 35। लेकिन हर नंबर क्या होना चाहिए, किससे स्टार्ट होना चाहिए, 35 एंड नो रिपीटिशन, और रिपीटिशन भी नहीं होने चाहिए। अब बताओ कितने टेलीफोन नंबर बनेंगे। तो पहले हम सिंपल अपने लॉजिक से ही चलते हैं कि एक बॉक्स बना लो, इसमें कितने स्पेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर है ना, ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। अब ये बताओ पहली डिजिट पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, कितनी चॉइस है हमारे पास, 1 चॉइस है। 1 चॉइस है, क्योंकि उसने कहा है कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे तो भाई 3 और 5 पहले से फिक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक चॉइस बची, हम कुछ नहीं कर सकते। अब थर्ड प्लेस पर देखो, 1 चॉइस। थर्ड के लिए कितनी चॉइस है, थर्ड प्लेस के लिए 1 चॉइस है। क्यों, और थर्ड थर्ड प्लेस के प्लेस, लिए 8 चॉइस है, सॉरी 8 चॉइस। गुड। देखो टोटल डिजिट्स कितनी थी, 10। 10, यस सर। लेकिन जब आपने 3 और 5 ये दो डिजिट तो यूज कर ली और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अब आपके पास चॉइस बची 8। फोर्थ डिजिट के लिए कितनी बचेंगी, 7। 7, गुड। फिफ्थ के लिए 6। देखिए 5। कम होती चलेगी, तो आंसर विल बी 6 5 जा 30, 37 जा 210, 210 into 8, यानी कितने टेलीफोन नंबर ऐसे बन सकते हैं 6 डिजिट के, अरे यार ये तो 6 डिजिट टेलीफोन नंबर 1680 इतने बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमने कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई फार्मूला यूज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दोनों से दिखा रहा हूँ।
मैं तुम्हें समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन है तो फार्मूले से ही आंसर आएगा। आप सिंपल अपने लॉजिक से भी कई क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बल्कि 60-70% क्वेश्चन ऐसे करे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब दोनों से मैं कंपेयर करके तुम्हें बताता हूँ। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड यूजिंग 6 flags of different color। यानी ये कोडिंग है, एक तरीके का हम सिग्नल बना रहे हैं, हमें 6 कलर के फ्लैग दे रखे हैं, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट में कह रहा है यूजिंग ओनली 3 कलर्ड फ्लैग्स, यानी सिर्फ 3 फ्लैग को यूज करके कितने सिग्नल बन सकते हैं, फर्स्ट पार्ट। सेकंड विल बी यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, आप कितने भी फ्लैग्स यूज कर लो और सिग्नल्स बनाओ। तो मेंटली इसको सिग्नल ऐसे सोचो कि अब मान लो 6 अलग अलग कलर हैं, एक रेड या ब्लैक है, तो अगर सिर्फ रेड फ्लैग कोई दिखा रहा है इसका मतलब कुछ और है, रेड और ब्लैक मिला के दिखा रहा है तो इसका मतलब कुछ और है, रेड ब्लैक के साथ ब्लू भी आ गया तो कुछ और है। यानी ये सिग्नल बन रहा है अलग अलग फ्लैग्स को मिलाकर। तो कह रहा है यूजिंग ओनली 3 कलर्ड फ्लैग्स। यूजिंग ओनली 3 कलर्ड फ्लैग्स। तो देखो पहले सिंपल लॉजिक से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भूल जाओ कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ये सोचो कि हमें कोड बनाना है और कितने फ्लैग यूज करने हैं, 3। पहले पार्ट कर रहे हैं ना, कितने फ्लैग करने हैं यूज, 3। तो बताओ पहले पार्ट के लिए कितने हमारे पास चॉइस होंगी, 6 चॉइस। 6 फ्लैग में से कोई सा भी ले सकते हैं। सेकंड के लिए 3। सेकंड फ्लैग भाई 3 फ्लैग यूज करने हैं ना। अगर पहले के लिए 6 चॉइस है तो दूसरे के लिए कितनी होगी, 6। पहले पहले की 6 चॉइस है तो उसमें से 3 यूज कर लिए हम लोग। नहीं 3 कलर फ्लैग है, हमें 3 कलर के लिए यूज कर रहे हैं कि पहले के लिए हमारे पास 6 अलग अलग कलर के फ्लैग रखे थे, 6 में से हमने एक फ्लैग यूज कर लिया। अब सेकंड फ्लैग के लिए कौन सा कलर यूज करें, 5 चॉइस हम लोग के पास बची है। भाई इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 6 अलग अलग कलर के फ्लैग है। मान लो एक कलर है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, एक है ई, एक है एफ। तो तुमने जो पहला फ्लैग उठाया उसके लिए कौन सा कलर ले सकते हो, 6 में से कोई भी ले सकते हो ना। तो फर्स्ट फ्लैग में 6 हो गए। अब जो उसके साथ दूसरा फ्लैग लगाओगे सिग्नल बनाने के लिए, तो अब कितनी चॉइस होंगी तुम्हारे पास, 5। 5 या 6 ये बताओ। 5 क्योंकि हम लोग एक ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। हाँ देखो क्वेश्चन में दिया है फ्लैग क्या होने चाहिए, डिफरेंट कलर के होने चाहिए। इसलिए अगर ये थर्ड फ्लैग के लिए कितनी हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने सिग्नल बने, 120। यानी हमारे पास टोटल सिग्नल्स आए 120। हमें सिग्नल्स बना सकते हैं हम, डिफरेंट सिग्नल्स। 6 फ्लैग थे हमारे पास डिफरेंट कलर के, उसमें से 3 हमने यूज कर दिया। क्लियर। अब यही अगर मैं परम्यूटेशन के तो देखो क्या होगा, 6 टोटल कितने थे हमारे पास, n इज 6,
आर कितना लेना है? 6p3। 6p3 की वैल्यू क्या होगी? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये लिखते रहो बार बार ताकि तुम्हें याद हो जाए। एन पी आर इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये पार्ट कैंसिल, वही आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4, दिस इज 120। तो अब तुम क्वेश्चन देख के अगर ये समझ सकते हो कि यस वी कैन यूज हियर परम्यूटेशन, क्योंकि देखो फ्लैग का ऑर्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पहला मान लो रेड है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा ब्लू है। तो ये अलग सिग्नल है। अगर पहला ब्लू होगा, दूसरा ब्लैक होगा, तीसरा रेड होगा तो ये अलग सिग्नल है। पहला ब्लू है, बीच में रेड है, फिर ब्लैक है, तो ये अलग सिग्नल है। यानी उनका ऑर्डर या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यानी इट इज अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन। सिंपल। तो हम लॉजिक से भी कर सकते हो और अगर तुम्हें समझ में आ जाए परम्यूटेशन है तो उसके फार्मूले से भी कर सकते हो। क्लियर? सर डिफरेंशिएट हो गया? अगर कॉम्बिनेशन लॉजिक से करेंगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा, मतलब नहीं, कॉम्बिनेशन में देखो, कॉम्बिनेशन में 3 कलर अगर रेड ब्लैक या ब्लू है तो फिर ये मैटर नहीं करेगा कि ऊपर रेड रखा है फिर ब्लैक है फिर ब्लू है, वो सब एक हो जाएंगे। यानी अगर मुझे फॉर्मूला पुट नहीं करना है, लॉजिक से बनाना है, तो ये फर्क पड़ता है कि कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है? नहीं नहीं नहीं, उसमें तो फिर तुम्हारा लॉजिक इंपॉर्टेंट है, उसमें ये चीज आई नहीं कि ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो तब आइडेंटिफाई करना जरूरी है जब तुम फार्मूला यूज करोगे कि 6p3 लिखूं मैं इसे या फिर 6c3 लिखूं। लॉजिक में तो जो लॉजिक चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट में क्या है देखो, यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। यानी तुम्हें 6 फ्लैग हैं और डिफरेंट सिग्नल बना लें, लेकिन इस बार रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस बार कह रहा है तुम कितने भी फ्लैग यूज कर सकते हो। तो देखो ये उस तरीके का क्वेश्चन है जो अभी ऊपर किया था जब हमने क्या लिए थे, एनी नंबर कैन बी फॉर्म। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे कि एक फ्लैग से। एक फ्लैग से कितने कोड बन सकते हैं, क्या चॉइस होगी हमारे पास? आउट ऑफ 6 या तो एक से बनाओगे या फिर 2 से बनाओगे। 2 से क्या हो जाएंगे, पहले के लिए 6, दूसरे के लिए 5। तो ये हो जाएंगे 6 सिग्नल, ये हो जाएंगे 30 सिग्नल। और या फिर 3 फ्लैग से, तो ये हो जाएगा लाइक दिस 120। ठीक, तो 4 वाला कितना हो जाएगा, इंटू 3 और हो जाएगा 6 5 4 3 360। 360। गुड। और 5 वाला कितना हो जाएगा, 365 इंटू 2 इंटू 2 700। और 6 वाला भी कितना हो जाएगा, सेम, क्योंकि लास्ट में 1 आएगा ना ये, तो ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा इन सबका सम, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएंगे हमारे पास, इन सबका सम दैट विल बी इक्वल टू, मैं बता देता हूँ 1956। ठीक है। अब देखो इसी को फार्मूले से अगर मैं करता तो देखो कैसे होता। n इज 6, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं हमारे पास, 6। अब जब एक फ्लैग लेके बनाऊंगा तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1, 6 में से टेकिंग 1 फ्लैग एट अ टाइम, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन पॉसिबल हो जाएंगे 6p1। और देखो बीच में और है तो ये सारे प्लस हुए हैं इसीलिए। दूसरा क्या होगा, 6 में से कितने लेने हैं मुझे, 2 एट अ टाइम, तो ये वाली चीज हो जाएगी r इज इक्वल टू 2। 3 एट अ टाइम 6p3 प्लस 6p4 प्लस 6p5 प्लस 6p6। तो इस तरीके से मैं निकाल लूँ चाहे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 इज 5 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ जाएगी 6। ये निकालूंगा मैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 यानी कि प्लस 30। देखो सेम वैल्यूज यही आ रही है, जो यहाँ पर थी वही वैल्यू रिपीट होंगी। 6p3 120 आना चाहिए। देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 4, दिस इज 120। तो सेम आंसर इसमें हमें भी मिलेगा। तो आप फार्मूले से समझ सकते हो तो बेटर है, टाइम कम लगता है, लेकिन फार्मूले से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ही नहीं क्वेश्चन नहीं हो सकता। लॉजिक से भी कई हम आंसर दे सकते हैं। तो समझ गए, एक तरफ फार्मूला है और एक तरफ हमारा लॉजिक है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो ये फार्मूला है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब क्या होता है, देखो अभी तक हम क्या ले रहे थे, n थिंग्स में से r एट अ टाइम ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाते हैं। देखो हमसे पूछा गया इन हाउ मैनी वेज, in how many ways letters of the word repeat, ये है लेटर ऑफ द वर्ड रिपीट कैन बी अरेंज्ड। देखो यहाँ क्वेश्चन में तुम्हें हिंट मिल गया, कैन बी अरेंज्ड यानी इट इज अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन। लेकिन देखो यहाँ पर n तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6, n कितना है 6, लेकिन ये दो कॉमन है, देखो रिपीट है यानी ये क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर आइडेंटिकल चीजें आ जाती हैं तो जरा हमें फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करना होता है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाते हैं, परम्यूटेशंस इक्वल टू हो जाते हैं p इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। p यहाँ रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिकल थिंग्स कितनी, यहाँ पर आइडेंटिकल थिंग्स कितनी है, यहाँ पर आइडेंटिकल लेटर्स की बात हो रही। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, तो एक जैसे लेटर कितने हैं, 2। 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल n फैक्टोरियल यानी कितने हैं 6, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या आंसर आएगा इसका, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये चीज कैंसिल, तो 5 4 जा 20 3 जा, 360। तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं 360। बस, तो ये एक आइडेंटिकल वाला अलग केस होता है जिसमें कि चीजें रिपीट हो रही अगर हैं। इस क्वेश्चन को लॉजिकली बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसमें लॉजिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, क्योंकि दो लेटर रिपीट होते हैं तो मेंटली हम इतनी जल्दी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। यानी ये देखो इस तरीके की बात है कि ए बी सी में से अगर तुमसे कह रहा है 2 एट अ टाइम, लेकिन ए बी सी की जगह एक रिपीट हो गया यानी ये बन गया ए बी ए, तो अब कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, तो
अब जरा मेंटली हमें ये ए जैसे मिल जाते हैं ना, तो फिर हम इतनी आसानी से नहीं बना पाएंगे जैसे हम ए बी बी सी सी ए कह रहे थे। अब दिमाग उतना तेज नहीं चलेगा। अब ए बी तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ए आ गए। अब ये ए बी ये वाला ए लेके बनाया हमने या इस वाले ए से बनाया, क्या गड़बड़ हो जाता। तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला इसलिए अलग से बताया कि अगर इस तरीके का कभी भी आए कि एन है और आर तुम्हें पता है लेकिन उसमें क्या है आइडेंटिकल है, तो बेस्ट फिर ये फार्मूला ही है, लॉजिक से बेटर फिर ये फार्मूला है। रिपीटेड चीजों में थोड़ा लॉजिक समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर तुमसे ये कहे डिजिट दे रखी है 113113, इसमें कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो देखो यहाँ पर आइडेंटिकल कितने हैं, एक तो 1 है, 1 कितने हैं आइडेंटिकल 4, 4 3 और 3 कितने आइडेंटिकल हैं 2, 2 टोटल कितने हैं n 6। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जितने भी कॉमन होते चले जाएंगे वो फैक्टोरियल से नीचे डिवीजन में आते चले जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा कॉमन है ना उतने हमारे अरेंजमेंट बनाना मुश्किल होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो ये पूरा पार्ट इस तरह से कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 3, तो सिर्फ कितने पॉसिबल है 15, सिर्फ 15 अरेंजमेंट बनेंगे। 6 डिजिट है लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट कितने 15, क्योंकि 4 उसमें एक टाइप के हैं और 2 एक टाइप के हैं। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी तो लीनियर की बात हो रही थी, अब अगर सर्किल में हो तो सिंपल फार्मूला है n माइनस 1 फैक्टोरियल। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है, n फैक्टोरियल की जगह क्या हो जाता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि ए बी सी को मुझे अरेंज करना है सर्किल की फॉर्म में, तो सर्किल में एक एक आइटम या एक किसी की भी पोजीशन मुझे पहले फिक्स करनी पड़ेगी। मैं पहले ए को यहाँ पर फिक्स करूंगा, तब मैं अरेंजमेंट बनाना शुरू करूंगा कि बी यहाँ रख सकते हैं, सी यहाँ रख सकते हैं, या फिर ए इधर फिक्स है तो सी इधर आ सकता है और बी इधर आ सकता है। समझ गए ना, सर्किल में तो सारी चीजें सेम है ना, तो जब तक किसी एक की पोजीशन तुम फिक्स नहीं करोगे तब तक तुम ये नहीं अरेंजमेंट तुम बनाना शुरू नहीं कर सकते। तो अगर n आइटम्स हैं तो एक की पोजीशन फिक्स हो जाती है, इसलिए आंसर यहाँ पर परम्यूटेशन क्या बनते हैं n माइनस 1। यानी अगर तुम्हें ए बी सी यानी 3 लोगों को सर्किल में अरेंज करना है तो अब आंसर 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, आंसर क्या होगा 3 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2, यानी कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है सिर्फ 2, 2 क्योंकि यहाँ ए तो फिक्स हो गया। एक अरेंजमेंट ये है कि ए बी सी इस तरीके से बैठे, या फिर एक अरेंजमेंट ये है ए सी बी। इसके अलावा देखो ट्राई करके देखो कोई और अरेंजमेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। सर्किल में जो अरेंजमेंट होता है वो बस 2 तरीके से हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरीके का मोशन है। यहाँ पर देखो ए से अगर मैं, ये कौन सा मोशन है क्लॉकवाइज, तो ए से अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूं तो मुझे बी मिल रहा है। इस वाले अरेंजमेंट में ए से अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो बी मिल रहा है। बाकी जो एक पोजीशन बची उस पर सी आ गया। तो ये सिर्फ 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो सर्कुलर जब भी बात होगी तो जितने भी आइटम दे रखे होंगे उसमें से 1 माइनस करके फैक्टोरियल निकाल लो।
ठीक। और इसमें एक स्पेशल केस और है, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैटर ही ना करें, कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन क्या हो जाए, सेम हो जाए हमारे लिए, ये मैटर नहीं कर रहा। जैसे मान लो 6 डिफरेंट बीट्स, क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि तुम्हें 6 डिफरेंट बीट्स दे रखी है और तुम्हें क्या बनाना है, एक नेकलेस बनाना है उसका। ठीक है, तो देखो अब क्या चीज चेंज हुई। नेकलेस तुम्हें पहली चीज पता चली कि सर्कुलर है, तो सर्कुलर में तुम जब भी नेकलेस बनाओगे तो पहले एक ना एक बीट को किसी एक पोजीशन पे फिक्स करोगे, तो एक की पोजीशन फिक्स हो जाती है, इसलिए हमारा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता है अरेंजमेंट, यानी कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान रखना, देखो बीट्स में क्लॉक नेकलेस जब बनाओगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करेगा, ये बीट चाहे इस साइड आ जाए या इस साइड आ जाए, नेकलेस के लिए वो क्या है, सेम है। ये समझ सक रहे हो इस चीज को, कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर 3 या 4 या 5 लोगों को सर्किल में बिठाना है तो हमारा परम्यूटेशन होगा n-1 फैक्टोरियल। लेकिन अगर उसमें भी एक स्पेशल केस है कि बीड्स आ जाए और तुम्हें क्या बनाना है, नेकलेस, तो नेकलेस में क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करेगा। देखो जब नेकलेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो एक पूरा सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसमें ये मैटर नहीं कर रहा कि मान लो हरे मोती के ऊपर लाल मोती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर लाल उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नेकलेस एज अ होल आपको एक जैसा लगेगा। तो नेकलेस वाले केस में जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसे 2 से और डिवाइड कर देते हैं, यानी फार्मूला बन जाता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये स्पेशल केस है इसके लिए, बीड्स या नेकलेस वाला क्वेश्चन है। बाकी पर्सन्स को आपको सर्कुलर टेबल में बिठाना है तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आंसर होगा हमेशा n-1 फैक्टोरियल। ठीक, तो लीनियर में n फैक्टोरियल हो जाता है, सर्कुलर में n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, और उसमें भी स्पेशल केस अगर वो दे दे क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता, तो फिर डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ये हमारा परम्यूटेशन के सारे केसेस कवर हो गए। क्लियर? नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन, एक दो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के भी कर लेते हैं हम। कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन, जहां पर भी वर्ड होगा सिलेक्शन, कि मान लो 10 क्वेश्चन है एग्जाम में, 10 में से आपको 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। देखो वर्ड लगा हुआ है सेलेक्ट, 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट। तो देखो वर्ड आ गया सेलेक्ट, यानी क्या है, सिलेक्शन। एन की वैल्यू कितनी है, 10, आर की वैल्यू कितनी है, 6। 6। तो फार्मूला क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r। R फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10c6 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 10-6 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू, देखो यहाँ पर हम नीचे 6 फैक्टोरियल होता है ना, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पर रुक जाए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल दिख रहा है। तो ये 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 4 2 8 और 3 से आ गया 3, तो 7 इंटू 3 21 इंटू 10, यानी कितने सिलेक्शन पॉसिबल है, कितने वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हो, 200 10. वेज। डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में लगा दूं, इफ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो भैया करना ही करना है, अब बताओ हाउ मेनी वेज कितने हो गए।
देखो एक क्वेश्चन तो करना ही करना। अब इसको तुम ऐसे सोच सकते हो कि हमारे पास चॉइस कितने में से बची, 9 में से सर। क्वेश्चन में से कितने करने हैं, 9 में से 5, क्योंकि 6 में से क्वेश्चन नंबर 1 तो होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9C 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 4। आंसर आ जाएगा हमारे पास। हम 5 पे रुक जाएंगे लाइक दिस, क्योंकि 5 फैक्टोरियल हमें कैंसिल करना है। 4 3 2 1, तो ये गया ये, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो 9 7 जा 63 इंटू 2 126। तो कितने वेज में ये पॉसिबल है, 126। तो देखो जैसी रेस्ट्रिक्शन लगाई क्या हुआ, कम हो गया, 126 वेज में पॉसिबल है। गुड। अब देखो इसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन आते भी है। ये क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ अ कमेटी वाले टाइप के, कि कोई कमेटी बन रही है, इतने लोग हैं, उसमें से सेलेक्ट करना है। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स हमें बनानी है फ्रॉम, हमारे पास है 6 मैन एंड 4 लेडीज। ठीक है, तो इसमें से बताओ कितने वेज में हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 मेंबर्स फ्रॉम 6 मैन एंड 4 लेडीज। बताओ क्या हो सकता है। हमें सेलेक्ट करना है 5 मेंबर्स फ्रॉम, अगर कंडीशन है हैविंग 2 लेडीज, एग्जैक्टली 2 लेडीज, और सेकंड है एट लीस्ट 2 लेडीज। ये 2 क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन है, सिलेक्शन है। ठीक है, कोशिश करो। कॉम्बिनेशन है, देखो सिलेक्शन है तो सीधे दिख रहा है कॉम्बिनेशन। क्या हुआ, हेलो। यस सर। सर पहले में जैसे 6 में से हम लोग 6C4 लेंगे मेन में से, गुड, 5 एंड सेलेक्ट करने हैं हम। तो एग्जैक्टली 2 लेडीज का मतलब है कि 2 लेडीज प्लस 3 3 मैन। मैन। तो 6 पहले लेडीज ही कर लेते हैं। चलो 4 लेडीज में से हमें 2 सेलेक्ट करनी है, तो किस वेज से कर सकते हैं, 4C2। 4 लेडीज में से 2 सेलेक्ट करनी, 2 आउट ऑफ 4 लेडीज कितना हो गया, 4C2। यही होगा ना। यस सर। और प्लस, ये प्लस नहीं, ये क्या है, एंड मल्टीप्लिकेशन। लेडीज एंड 3 मैन। तो 3 मैन का क्या हो जाएगा, कितने में से करने हैं, 6 में से 6C3। 3। दिस विल बी अवर आंसर। ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ वेज जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं पार्ट 1 के लिए। सेकंड में क्या हो जाएगा, देखो एटलीस्ट आ गया तो थोड़ा ट्रिकी हो गया। एटलीस्ट 2 लेडीज का मतलब हो गया कि 2 लेडीज एंड 3 मैन, यानी जो पार्ट 1 में किया है, और 3 लेडीज 3 मैन और 4 लेडीज एंड
2, सॉरी 3 3 सर नहीं, 3, हाँ ये सर 3 और 2 हो जाएगा, 4 and 4 1। और 1। तो इस तरीके से लिखेंगे हम 4C2 इंटू 6C3, और है तो प्लस, यानी पहले इनकी मल्टीप्लाई फिर प्लस, 3 लेडीज हो जाएगा 4C3 इंटू 2 मेंस का हो गया 6C2 दिस वन प्लस 4C4 इंटू 6C1 लाइक दिस। ये हमारा आंसर होगा। ये हम कल की क्लास में ना प्रोबेबिलिटी में भी फिर आएंगे इस चीज पर। तो अभी तुम बस ये समझ लो कि सिलेक्शन हमने कैसे किया है, ठीक है। यस सर। अगर इसी में मान लो एक पार्ट ये भी होता कि कोई बाउंडेशन नहीं, एनी नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स कुछ भी हो सकते थे, तो फिर आंसर क्या होता? फिर 10C5 कर दो। गोल्ड 10C5। फिर ये मैन और फीमेल हमारे लिए अलग अलग नहीं है, तो ये हम मान लेते टोटल है 10, और 10 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 5। तो आंसर विल भी हो जाता 10C। गुड, ये हो गए हमारे सिलेक्शन के। अब एक लास्ट चीज समझ लो, 3 फार्मूले हैं और इम्पोर्टेंट है। एक होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है, ये स्पेशल केसेस में लिख रहा हूँ और इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा 10-15 मिनट क्लास एक्सटेंड कर लेते हैं। एक में जब आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ हैंडशेक्स, कि पार्टी में कुछ लोग हैं और वो सब एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, तो बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स है। या फिर कोई टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में क्या हो रहा है, टीम्स आपस में खेल रही हैं, तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। देखें ऐसे क्वेश्चन, यस सर। तो इसमें फार्मूला लगता है NC2, या फिर हम कह सकते हैं n इंटू n-1/2। दिस विल गिव अवर आंसर। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में क्या है, 11 प्लेयर्स है, और उन्होंने एक दूसरे से हैंडशेक करना शुरू किया, तो बताओ टोटल हैंडशेक्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो हमें सिंपल क्या करना है, n कितना है 11, कितने प्लेयर्स हैं 11, तो ये n की वैल्यू होगी, तो फार्मूला 11 इंटू 11-1/2, 10/2 55। यानी कितने हैंडशेक्स होंगे 55। या कोई टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट में 7 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, हर टीम एक दूसरी टीम से खेलेगी, तो बताओ कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे। तो n इंटू n-1/2 कितने 21। मैचेस, 21 मैचेस होंगे। सिंपल फार्मूला n इंटू n-1/2। सेकेंड केस है इसमें, ये फर्स्ट केस था हमारा, तो ये फार्मूला याद रखना है n इंटू n-1/2। NC2 का होता है ये, हम क्या करते हैं n में से टेकन 2 एट अ टाइम, लेकिन आप इस फार्मूले को डायरेक्ट इसी फॉर्म में याद कर लो, इसमें यूज करना ज्यादा इजी, n इंटू n-1/2। तो ये पहला इंपॉर्टेंट केस है। सेकंड इंपॉर्टेंट केस है कि पूछता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, गॉन मतलब साइड, और पॉली मीन्स मैनी, रेगुलर मीन्स इक्वल, यानी कोई भी फिगर ऐसी जिसकी कई साइड्स है और सारी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन है स्क्वायर, इसमें n इक्वल टू 4। 5 साइड का क्या होता है, पेंटागन। पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन लिखा है, तो यानी सारी साइड्स क्या है, इक्वल।
फिक्स साइड्स पे क्या हो जाता है, हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन यानी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ऐसी फिगर देके आपसे पूछता है इसके बताओ नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, या फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन हो सकते हैं, उसमें साइड्स की रिलेशन पूछ सकता है कि साइड कितनी होंगी, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है n इंटू n माइनस 3/2, नंबर ऑफ डायगोनल्स आर दिस। ये हमारा इंपॉर्टेंट अलग फार्मूला है, n इंटू n माइनस 3/2। तो n हम 2 रख के देख लो, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर हाँ, अगर स्क्वायर के लिए डायगोनल पूछो तो कितने होंगे आपको वैसे पता है 2 होते हैं, लेकिन हम फार्मूले से रख के देखें n क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 3/2। कितने डायगोनल आ गए 2, हमें पता है 2 ही डायगोनल होते हैं स्क्वायर में। पेंटागन में कितने हो जाएंगे डायगोनल, 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी 2। कितने डायगोनल्स होंगे 5, बना के देखें 1 2 3 तो बन गए, और कौन सा होगा, अच्छा सॉरी ये रेगुलर नहीं बनाया था मैंने, अच्छा एक ये और एक ये, बन तो गया 5 डायगोनल्स आ गए। 6 हेक्सागन है तो क्या हो जाएगा 6 इंटू, हेक्सागन के डायगोनल बताओ चलो कितने होंगे, 6 9 सर। 6 9 इंटू 6 3 जो कि 9 यानी इसमें डायगोनल होंगे 9। तो ये हमें दिया हो सकता है तो हम ये निकाल सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है डायगोनल और साइड्स की रिलेशन हो जाती है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू नंबर ऑफ साइड्स। एक क्वेश्चन कहीं देखा था मैंने ऐसा, तो यानी नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला ये है, तो n इंटू एन माइनस 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n। अगर नंबर ऑफ साइड में ले लूं n, तो डायगोनल्स कितने हो गए 4n, और डायगोनल का फार्मूला है ये, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, इससे n की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी हो सकता है, जैसे ये दे रखा है कि नंबर ऑफ हैंड शेक्स दे रखे हैं हमें 66 हुए, तो बताओ कितने नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट है वहां पर, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन, अगर नंबर ऑफ हैंड शेक 66 है तो जल्दी बताओ। नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फार्मूला लिखो, n इंटू n माइनस 1/2 इक्वल टू क्या कर दो 66। अच्छा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, समझ गया मैं कहाँ फंसे हो। भाई नंबर ऑफ हैंडशेक का फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू 66। सर 2145 क्या नंबर ऑफ पर्सन, सर। यस 2000, यस 2100 सर। इतने, अरे भाई नो सर 2145। चलो 4 5 ही ले लो, इतने पर्सन होंगे तो ये तो एक ही बार में इनके हैंडशेक 2000 हो जाएंगे, 66 कैसे हो गया, तो एन की जगह 66 तो नहीं रख दिया कहीं, यस सर। इस बार एन पूछा है, नंबर ऑफ हैंडशेक दिया है। टोटल नंबर ऑफ पर्संस पूछे, नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66। ये जो फार्मूला है ये नंबर ऑफ हैंडशेक्स का है, जैसे सेकंड वाले केस में जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ डायगोनल्स का है, तो ये नंबर ऑफ हैंडशेक इज दिस,
तो ये 66 हमें गिवन है, n पूछ रहा है कितने लोग होंगे। तो देखो एक तरीका तो ये होगा कि आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे, आप ऑप्शन से कर सकते हो। एक तरीका देखो, दो कंसेक्यूटिव नंबर की मल्टीप्लाई है, n और n-1। अगर n 10 होगा तो n क्या हो जाएगा 9। 9 तो हम upon 2. इक्वेशन बनाने से बेटर है इसको हम क्या करते हैं ऐसे फैक्टर्स में कर लें। देखो 3 इंटू 11, 3 इंटू 22 हो जाएगा इंटू 2, और 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर की मल्टीप्लाई आ जाए? देखो अगर 3 की मैं 2 से करूं 6 और फिर 2 से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 11। तो n की वैल्यू क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड में है n इंटू n-1 और राइट हैंड साइड में 12 इंटू 11। n की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व करने की जरूरत है इक्वेशन या सीधे बता सकते हो? भाई n जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हो रही है उससे एक कम नंबर से। क्या n 12 है आंसर? देखो अगर n 12 होगा तभी तो ये 12 इंटू 11 बनेगा। हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या 12 इंटू 11 है। ये कब होगा 12 इंटू 11? जब n की वैल्यू क्या हो 12 हो। तो सर चलो अगर अगर इक्वेशन से बनाएंगे हाँ तो फिर n की वैल्यू 2 आएगी, मतलब एक 11 आएगी और एक 12 आएगी। हाँ तो फिर इसमें से कौन सी नहीं वैल्यू लेंगे? नहीं नहीं, एक दो नहीं आएगी, एक आएगी 12 और एक आएगी -11। यस सर, Plus -11। आएगी. तो 12 को ले लेंगे। यस हमेशा पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि यस सर। देखो ये -11 होगा और ये -11 हो जाएगा -12। तो अभी भी देखो प्रोडक्ट यही आ रही है, यानी n की 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, या तो +12 या फिर -11। माइनस को रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, ये तो मैंने एक शॉर्टकट लगाया, अगर नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं, लेकिन इक्वेशन से पहले ऑप्शंस देख लेना। अगर ऑप्शन में तुम्हें डायरेक्ट n की वैल्यू, तो फिर इक्वेशन बनाने की जगह पुट करके देख लेना कि यही आ रहा है। क्लियर? यस सर। बस लेकिन ये ध्यान रखना, या नंबर ऑफ हैंडशेक की जगह n मत रख देना, भी ये गड़बड़ मत करना। अब है लास्ट हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट, उसमें होता है कि कोई तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, मान लो ये दे रखा है =10। इसके पूछता है वो पॉजिटिव कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, या फिर सेकंड वर्ड में पूछता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये हमें बताना है कि ये कितने पॉसिबल है। तो सिंपल फार्मूला होता है इसका, अब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं रहा, फार्मूला कहाँ से आया डायरेक्ट याद कर लो कि अगर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है तो फिर हमें सिंपल कर देना है पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए। ये जो वैल्यू है दिस वन, इसे मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए s। तो s-1, ठीक है, जो भी इक्वल टू के साइन के बराबर होगी उसको हम मान लेंगे s। तो s-1 cn-1, ये s है और ये जितने सॉल्यूशन पूछ रहा है ये क्या है n की वैल्यू है। यानी इस केस में पर्टिकुलर इस इक्वेशन की बात करूं कि आपको ये दिया है =10, इसके कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए
यहाँ पर s की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, जो भी इक्वल टू के इधर लिखा 10, और कितने सॉल्यूशन है देखो 1 2 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी n। तो आंसर हो जाएगा 10 - 1 C 3 - 1, यानी 9C2। 9C2 इज 9 × 8 अपॉन 2 × 1। इसका आंसर हो जाएगा 36 सॉल्यूशन होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी इंटीजर होंगे और पॉजिटिव होंगे, तो इसके 36 सॉल्यूशन बन सकते हैं। क्लियर? सर सिर्फ 9 और 8 लेंगे, मतलब पूरा फैक्टोरियल नहीं जाएंगे उसमें। वो एक्चुअली मैंने शॉर्टकट मार दिया था। ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1। ये शॉर्टकट होता है करने का तरीका। देखो जब भी इस तरीके से लिखा होगा ना 10C3, तो 10 को 3 फैक्टर तक मूव कर लो, 10 9 8 अपॉन 3 2 1। ये आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ ऊपर 3 फैक्टर है तो नीचे 3 फैक्टर, क्योंकि लास्ट यहाँ पर जो होता है ना एक 7 और यहाँ पर एक 7 आता है, ये कैंसिल कर देते हैं। मतलब 11C4 है, तो मैं Yes, इसको sir. नीचे वाला लिख लो पहले, 4 फैक्टर है तो ऊपर बस 4 तक जाओ आप, 11 × 10 × 9 × 8, इसको हम आंसर कर सकते हैं। वरना एक स्टेप लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक फैक्टोरियल कैंसिल ही तो करना है आप इसमें। Yes, yes. तो मेन तुम्हें जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि अगर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे तो आंसर क्या होगा, इस s - 1 C n - 1, और अगर नॉन नेगेटिव पूछे होंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ऊपर n ऐड हो जाएगा बस, Cn - 1। यानी इसी इक्वेशन के अगर मैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछूंगा, मतलब लैंग्वेज में देख लेना, नॉन नेगेटिव लिखा है या पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये है हमारा आंसर 9C2 आ गया था, नॉन नेगेटिव है तो ये ऐड हो जाएंगे, N3 है S 10 है, तो ये हो जाएगा 10 3 + 10 - 1 C 3 - 1, यानी 13 - 1 इज 12, 12C2, ये आंसर हो जाएगा। 12C2 को हम क्या कर देंगे, 12 × 11 अपॉन 2 × 1, यानी 6, 66 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्लियर? याद रहेंगे ये 2 फार्मूले? लास्ट केस है। Yes, sir. अब देखो ये तो डायरेक्ट, अगर तुम्हें इक्वेशन देके, शायद पिछले साल आया भी एक ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्ट इक्वेशन देके पूछा नॉन नेगेटिव, अगर इसका हम प्रैक्टिकल वर्जन देखें तो देखो किस तरीके से हो सकता है। हमें क्या करना है, 12 आइडेंटिकल चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है बिटवीन, मान लो 12 चॉकलेट्स करनी है अमंग 5 किड्स। ठीक है, तो बताओ कि कितने वेज में हम ये कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। अब इसमें देखो 2 केसेस आएंगे कि एटलीस्ट ईच चिल्ड्रन गेट 1 चॉकलेट, कि कम से कम हर एक को 1 चॉकलेट तो मिल जाए। सेकंड क्या है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब वी कैन गिव नो चॉकलेट ऑल्सो टू एनी किड, किसी बच्चे को, चिल्ड्रन को हम नो चॉकलेट भी दे सकते हैं, यानी 0 चॉकलेट भी मिल सकती है उससे। तो देखो इससे क्या फर्क पड़ा, 5 किड्स है तो 5 किड्स का मतलब क्या हुआ, मान लो एक को ए मिली, एक को बी मिली, एक को सी मिली, एक को डी मिली, एक को ई मिली, ये सब मिलके क्या होने चाहिए 12।
ठीक है भाई, ये इक्वेशन बनेगी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर फॉर्म s की वैल्यू कितनी हो गई, s की वैल्यू कितनी हो गई 12, और n की वैल्यू 5। 5। गुड। अब फर्स्ट में ये बताओ पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन लगेगा या नॉन नेगेटिव वाला। एटलीस्ट वन चॉकलेट, कम से कम एक तो मिले, यानी ये कौन सा केस है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीग्रल। तो आंसर क्या हो जाएगा, s माइनस 1 c n माइनस 1, यानी 12 माइनस 1 c 5 माइनस 11 c 4। दिस विल बी अवर आंसर। यानी इतने वेज में हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड केस क्या है, नॉन निगेटिव। देखो पॉजिटिव और नॉन निगेटिव में किसका फर्क है, पॉजिटिव और नॉन निगेटिव में क्या डिफरेंस होता है भाई। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4, नॉन निगेटिव में क्या ऐड हो जाता है 0। 0, यस सर। सिर्फ ये एक 0 की वजह से नॉन निगेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी 0 भी पॉसिबल है। यानी इस वाले केस में देखा था ना कि हम किसी को नो चॉकलेट 0 चॉकलेट भी दे सकते हैं, तो अब 0 वाली पॉसिबिलिटी भी आ गई, तो हम कह रहे हैं नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव में क्या हो जाएगा n प्लस एस माइनस 1, यानी 12 प्लस 5 17 माइनस 1 अपॉन c 5 16 c4। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर। तो ये डिफरेंस हुआ बस। तो ये लास्ट इसका केस था। एक छोटे से एग्जांपल से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि मान लो 4 चॉकलेट्स हैं। अब हम सिंपल कर दिया क्वेश्चन, 4 चॉकलेट्स हैं और 2 किड्स हैं। अब बताओ वही कि पॉजिटिव वाले के लिए यानी एटलीस्ट 1 हम दें, और सेकंड है नॉन नेगेटिव यानी 0 भी दे सकते हैं। तो देखो 2 किड्स हैं, मान लो एक को A मिली एक को B मिली, इक्वल टू क्या होना चाहिए 4। तो फर्स्ट केस में हो जाएगा s इजिकल टू 4 और n इजिकल टू 2। तो क्या हो जाएगा s माइनस 1 3 c1। तो 3c1 इज 3। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है देखो 3 पॉसिबिलिटीज देखो क्या होंगी, 1 प्लस 3, 2 प्लस 2, या फिर 3 प्लस 1। ये 3 केसेस बनेंगे सिर्फ। सेकंड केस में क्या है, नॉन निगेटिव भी पॉसिबल है, यानी हम 0 भी दे सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा n प्लस एस माइनस 1 सी एन माइनस 1। तो n प्लस सी 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 सी 2 माइनस 1। अब क्या हो गया 5c1, यानी अब कितने सॉल्यूशन है 5 वेज। तो देखो अब 5 वेज क्या हो सकते हैं कि हम एक को तो 4 दे सकते हैं, एक को 0, या फिर इसको 3 या 1, या फिर 2 और 2, या फिर 1 और 3, या फिर 0 और 4। ये 5 वेज है जिसमें हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो याद रखना है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज दिस, सॉरी s माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 पॉजिटिव इंटीग्रल, और नॉन निगेटिव n प्लस एस माइनस 1 सी एन माइनस 1। क्लियर। तो ये हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारी चीजें हो गई। क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, बस अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना इसको। क्लियर। कल हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भी हम अभी पीछे
फिर से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन पे मैंने ज़्यादा नहीं कराया, कल की प्रोबेबिलिटी में जो करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट उसका भी यूज करेंगे। ठीक है, क्लास एंड करें फिर आज के। ओके सर। ओके।